हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को हम एनसीईआरटी के थ्रू विजुअल्स और एनिमेशन की हेल्प से काफ़ी शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो हमारे आसपास जो कुछ भी प्रेजेंट है उसे मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो आज हम इस चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे और इसी के साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और टॉपिक्स को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को, यानी कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जनरली मेटल्स जो हैं वो ओपेक और लक्सरस एलिमेंट होते हैं जो कि गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो हमने यहाँ पर देखा कि मेटल ओपेक और लक्सरस होते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये ओपेक और लक्सरस क्या होते हैं। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स वे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से लाइट पास आउट नहीं होती है, मतलब कि जिनमें से लाइट आर पार नहीं जा पाती है। तो आपने देखा होगा कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन जो कि मेटल्स होते हैं, लाइट इन सबसे आर पार पास नहीं होती। वहीं पर लक्सरस का मतलब है शाइनी सरफेस। तो ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं उनकी सरफेस शाइनी होती है और इसी शाइनी सरफेस की वजह से मेटल्स जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और इसी के साथ मेटल्स जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर से अच्छे से कंडक्ट करता है। तो ये तो हो गई मेटल की डेफिनेशन। तो अब हम देखते हैं मेटल्स की सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि मोस्टली सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है, तो आपको उस एक्सेप्शन को ध्यान से याद रखना है। तो मेटल्स की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है हार्डनेस। तो ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर। वहीं पर जो एल्कली मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये सब एक्सेप्शन होते हैं हार्डनेस के और ये सॉफ्ट होते हैं। और ये एल्कली मेटल्स जैसे कि सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें हम नाइफ के द्वारा भी कट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के दूसरे पैरामीटर को, जो कि है स्ट्रेंथ। तो ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो मटेरियल लोड या रेजिस्टेंस सहने की कैपेसिटी को कहा जाता है, जिसमें कि वो परमानेंटली डैमेज ना हो। और मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ की ज़्यादा होने की वजह से ही आपने देखा होगा कि जितने भी ब्रिजेस, बिल्डिंग्स होती हैं, इन सब में आयरन और कॉपर जैसे मेटल्स का यूज किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। इसके बाद है स्टेट, यानी कि अवस्था, मतलब कि मेटल कितनी स्टेट में पाया जाता है। तो जो मेटल होता है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, कि मतलब कि जितने भी मेटल्स होते हैं वे सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है, जो कि है मरकरी। तो जो मरकरी होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। इसके बाद अगला पैरामीटर है साउंड। तो जो मेटल्स होते हैं जब उन्हें हिट या रिंग किया जाता है तब वे साउंड प्रोड्यूस करते हैं और वे सोनोरस होते हैं। और मेटल्स में से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे मेटालिक साउंड कहा जाता है। यही कारण है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने में मेटल वायर्स का यूज होता है और वेल्स वगैरह भी जो होती हैं वो भी इसी वजह से मेटल से बनती हैं। इसके बाद है कंडक्शन। तो जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम से मिलकर बने होते हैं। तो अब आप कहेंगे कि वायर तो प्लास्टिक के होते हैं, तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता। वायर जो होते हैं जिससे कि करंट पास होता है वो मेटल का होता है। उसके ऊपर इंसुलिन के लिए इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। ऐसे ही हमारे जो यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन होते हैं वे सब मेटल से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि उनमें से हीट सही से कंडक्ट होती है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। तो मेटल्स जो है वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब जब इन्हें बीट किया जाता है या पीटा जाता है तब ये पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मेटल की इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो आयरन होता है वो बड़ी बड़ी शिप्स को बनाने में यूज किया जाता है। इसके बाद है डक्टिलिटी। तो ये मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि मेटल को एक वायर में कन्वर्ट किया जाता है और इसी वजह से जो वायर्स होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं। इसके बाद है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। इसके बाद है डेंसिटी। तो मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है। और अब आखिरी है इनका कलर। तो आपने देखा होगा कि मेटल्स का कलर मोस्टली ग्रे होता है, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जो कि है गोल्ड एंड कॉपर। तो अब यहाँ पर हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को।
तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के बाद नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की बिल्कुल अपोजिट होती हैं। तो पहले हम देखते हैं नॉन मेटल्स की हार्डनेस को। तो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मोस्टली काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है जो कि है डायमंड, जो कि काफ़ी हार्ड होता है। तो डायमंड जो है वो हमारी अर्थ पर प्रेजेंट हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है अर्थ पर वो होता है डायमंड, जो कि एक नॉन मेटल होता है। इसके बाद है स्टेट। तो नॉन मेटल जो है वो तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड जो कि सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, ब्रोमीन जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, ऑक्सीजन जो कि गैसियस स्टेट में पाई जाती है। इसके बाद है लक्सरसिटी। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी मोस्टली डल अपीयरेंस होती है, यानी कि वे लक्सरस नहीं होते। लेकिन इसमें भी 2 एक्सेप्शन होते हैं, जो कि है डायमंड और आयोडीन, जिनकी सरफेस काफ़ी शाइनी होती है और ये लक्सरस होते हैं। तो आपको इन सभी एक्सेप्शन को ध्यान से याद रखना है। इसके बाद है अगला पैरामीटर जो कि है सोनोरिटी। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनोरस नहीं होते, यानी कि जब इन्हें हिट किया जाता है तब ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। इसके बाद है कंडक्शन। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि इनके थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है जो कि है ग्रेफाइट, जो कि एक नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। इसके बाद अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो नॉन मेटल्स ना मेलिएबल होते हैं ना ही ये डक्टाइल होते हैं। इनकी जगह पर ये ब्रिटल होते हैं, यानी कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि आसानी से टूट जाते हैं। इसके बाद हम जानते हैं इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को और इनकी डेंसिटी को। तो जनरली नॉन मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट, जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। इसी के साथ ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी डेंसिटी भी काफ़ी लो होती है। ऐसे ही जो नॉन मेटल्स होते हैं वो काफ़ी सारे कलर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद हम इनके ऊपर कुछ वन वर्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, विच मेटल इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और आपका तीसरा क्वेश्चन है, विच मेटल कैन बी कट विथ अ नाइफ। और आपका चौथा क्वेश्चन है, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इन चारों क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन का आंसर है मरकरी, जो कि एक लिक्विड मेटल होता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है लीड, जो कि पुअर कंडक्टर होता है हीट का। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर है सोडियम, जो कि एक सॉफ्ट मेटल होता है और इसे नाइफ से भी कट किया जा सकता है। और ऐसे ही चौथे क्वेश्चन का आंसर है सिल्वर। तो सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिक वायर्स में मोस्टली कॉपर का यूज क्यों किया जाता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो सिल्वर होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। अगर इसका यूज इलेक्ट्रिक वायर्स में किया जाएगा तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें यहाँ पर बस इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हम समझते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो पहले हम बात करते हैं मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें कि सबसे पहली है रिएक्शन विथ एयर। तो यहाँ पर एयर आपको ऑक्सीजन ही कंसीडर करना है। तो ज़्यादातर सभी जो मेटल्स होते हैं वे सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव कॉपर ऑक्साइड। तो अभी हमने देखा कि मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो अब हम इन मेटल ऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो मोस्टली बेसिक होते हैं नेचर में, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, और ऐसे मेटल ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं ये आपको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड। जैसे कि आपको ये जो दो रिएक्शन दिख रही हैं, जिसमें एक में एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो HCl उससे रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है, वहीं पर दूसरी रिएक्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस जो कि है NaOH उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है। तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिहेव करता है, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ ये है कि ये जो सभी मेटल्स होते हैं वे एक जैसे रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ। अलग अलग मेटल्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ। जैसे कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो काफ़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ये इतनी वाइग्रेसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ कि ये आग पकड़ लेते हैं अगर इन्हें खुले में रखा जाता है तो। और इसी आग से प्रिवेंशन के लिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है,
ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। तो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम आगे समझेंगे। तो ऐसे ही जो इनसे थोड़े से कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड, वो सब ऑक्साइड की पतली लेयर से कवर होती है फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट होने के लिए। ऐसे ही जो आयरन होता है वो हीट करने पर बर्न नहीं होता। वहीं पर जो आयरन फिलिंग्स होती है यानी कि उसका पाउडर फॉर्म होता है वो काफ़ी तेज़ी से जलता है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जलने की बात क्यों की गई। तो आपको ये याद रखना है कि बर्निंग या जलने की प्रोसेस ऑक्सीजन के कारण ही पॉसिबल हो पाती है। विदाउट ऑक्सीजन कंबस्शन की प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो पाती है। और ऐसे ही जो कॉपर होता है वो बर्न नहीं होता, लेकिन जब इसे फर्दर ज़्यादा हीट किया जाता है तो इसकी अपर लेयर ब्लैक कोट हो जाती है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से। ऐसे ही गोल्ड और सिल्वर जो कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। इसी वजह से गोल्ड और सिल्वर को ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है क्योंकि वे किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करते हैं, जिस वजह से वे खराब नहीं होते। इसके बाद है दूसरी केमिकल रिएक्शन जो कि है रिएक्शन विद वाटर। तो जब मेटल्स और वाटर की रिएक्शन होती है तो मेटल और वाटर मिलकर मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन भी रिलीज होती है। तो जब मेटल और वाटर की रिएक्शन होती है तब इन दोनों में से एक चीज़ जरूर बनती है। लेकिन जब हाई रिएक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम वाटर से रिएक्ट करते हैं तब मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। पर जब लीस्ट रिएक्टिव मेटल वाटर से रिएक्ट करते हैं तब मेटल ऑक्साइड फॉर्म होती है। लेकिन ये जो मेटल ऑक्साइड होती है वो फर्दर वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस एंड कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और तीसरा एग्जाम्पल है आयरन प्लस वाटर गिव आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो आप इन तीनों एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए। तो इनमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो ये है कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है उनकी वाटर के साथ रिएक्शन पर मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है। वहीं पर जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है जैसे कि आयरन, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करने पर मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है जो कि फर्दर मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी वही बात है जो पहले थी कि अलग अलग मेटल्स अलग अलग तरीके से वाटर से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेते हैं। वहीं पर जो मैग्नीशियम होता है वो इनसे थोड़ा सा कम रिएक्टिव मेटल होता है, तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। वहीं पर जो और कम रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते, बल्कि इसकी जगह ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। तो आपको पता है कि सोडियम और पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनसे थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वे वाटर के सरफेस पर एज अ बबल फ्लोट करते हैं। वहीं पर जो हाइड्रोजन होता है वो सरफेस पर स्टिक रहता है। तो अब हम बात करते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की। तो जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि कॉपर, लीड, सिल्वर, गोल्ड, तो ये जो है वो वाटर से कैसे भी रिएक्ट नहीं करते। इसके बाद हमें देखना है मेटल्स की तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी को जो कि है रिएक्शन विद एसिड्स। तो मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन हम पिछले चैप्टर एसिड, बेस और सॉल्ट में देख चुके हैं। तो हम जानते हैं कि मेटल मोस्टली डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो इन दोनों एग्जाम्पल में मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। तो अभी मैंने कहा था कि मेटल्स की जो रिएक्शन है वो डाइल्यूट एसिड के साथ होती है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मेटल्स की रिएक्शन कंसंट्रेटेड एसिड के साथ क्यों नहीं होती, सिर्फ डाइल्यूट एसिड के साथ ही क्यों होती है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मेटल्स की कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो सकती है जो कि डेंजरस हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं चौथी केमिकल प्रॉपर्टीज को जो कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट, यानी कि मेटल्स की रिएक्शन दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ। तो जब मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट करता है लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट के साथ तो मोर रिएक्टिव मेटल उसे डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो ये जो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी है इसके अंदर हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। तो इस रिएक्शन में आयरन जो होता है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और फेलिक सल्फेट बना लेता है। अगर इस केमिकल प्रॉपर्टी या रिएक्शन को हमें अच्छे से समझना है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन सा मेटल कौन से मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो ये हम जान सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से। तो अब हम समझते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को। तो ये जो है वो मेटल्स की लिस्ट होती है जिसमें कि वो अरेंज होते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर। तो इस सीरीज में जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उन्हें ऊपर रखा जाता है
फिर कम रिएक्टिव मेटल्स को उनसे नीचे, फिर उनसे कम रिएक्टिव मेटल्स को रिएक्टिविटी सीरीज में और नीचे रखा जाता है। जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज नीचे जाती है वैसे वैसे मेटल्स की रिएक्टिविटी घटती जाती है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में जाने पर मेटल्स की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। और जब रिएक्शन होती है तब मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। इसके बाद अगली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल्स, यानी कि मेटल्स की रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की आपस में रिएक्शन देखने से पहले हमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना है, जिसमें कि पहला है रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस सेल। इस पॉइंट में रिएक्टिविटी क्या होती है इसे समझाया गया है। तो किसी एलिमेंट, तो यहाँ पर एलिमेंट टर्म का यूज किया गया है, तो एलिमेंट्स में हम मेटल और नॉन मेटल दोनों को ही कंसीडर करके चलेंगे। तो रिएक्टिविटी होती है किसी एलिमेंट की टेंडेंसी उसके बैलेंस सेल को कम्प्लीटली फिल करने की। तो बैलेंस सेल होता है लास्ट सेल। तो चलो इस पॉइंट को अब हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से, जैसे कि सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11। तो हम जानते हैं कि पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 281। तो सोडियम 2 तरीके से बैलेंस सेल कन्फिग्रेशन अचीव कर सकता है, या तो वो अपने लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले या फिर अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी, जो कि देना वैसे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस केस में सोडियम अपना ही 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव साइन आता है, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उन पर नेगेटिव साइन आता है। अगर आपको ये पॉइंट सही से समझ में आ गया है तो आने वाले पॉइंट्स तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट है कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं उसके बैलेंस सेल से और कैटाइन फॉर्म करते हैं, और इन पर पॉजिटिव साइन आता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, तो जो सोडियम होता है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटाइन फॉर्म करता है और वो Na पॉजिटिव बन जाता है। ऐसे ही तीसरा पॉइंट है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं उनके बैलेंस सेल में और एनाइन फॉर्म करते हैं, और इन पर नेगेटिव साइन आता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 287। तो ये जो है वो 2 तरीकों से बैलेंस सेल कन्फिग्रेशन अचीव कर सकता है, या तो ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो अब आप ही सोचिए कि क्लोरीन के लिए कौन सा स्टेप इजी रहेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने से इजी है, और वैसे भी 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो अब आप सोचिए कि जब कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है तो उसके साथ दूसरा एलिमेंट जरूर इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है। जैसे कि जब कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है 2 एलिमेंट्स के बीच में, और वे एलिमेंट होते हैं मेटल और नॉन मेटल। तो जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से फॉर्म होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, उन्हें आयोनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन को। तो ये तो हम जानते हैं कि आयोनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के कंबाइन होने से बनता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक आयोनिक कंपाउंड होता है और ये मेटल सोडियम और नॉन मेटल क्लोरीन से मिलकर बना होता है। तो इसकी फॉर्मेशन को समझने के लिए हम सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ लिख लेंगे। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 281। वहीं पर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 287। तो अब आप ध्यान से देखिए, इन दोनों एलिमेंट्स के जो बैलेंस सेल हैं वो कम्प्लीटली फिल नहीं है। एक के बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वहीं पर एक के बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है तो दोनों एलिमेंट के बैलेंस सेल भर जाएंगे और एक अच्छा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। इसीलिए जो सोडियम होता है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटाइन फॉर्म करता है और उस पर पॉजिटिव साइन आ जाता है, और जो क्लोरीन होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एनाइन फॉर्म करता है और उस पर नेगेटिव साइन आ जाता है। इसे हम सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये है सिंपल सोडियम Na, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281, लेकिन बैलेंस सेल कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ऐसे ही ये है क्लोरीन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287, और ये स्टेबल होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया था वो ये गेन कर लेगा और सोडियम क्लोराइड या NaCl कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। तो हमने आयोनिक कंपाउंड की डेफिनेशन और फॉर्मेशन को समझ लिया है। इसके बाद हम समझते हैं आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को। तो आयोनिक कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी है उनके फिजिकल नेचर के बेसिस पर।
तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं और हार्ड होते हैं, लेकिन ये जनरली ब्रिटल भी होते हैं। तो ये आयोनिक कंपाउंड्स हार्ड तो होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये ब्रिटल भी होते हैं, यानी कि ये टूट भी जाते हैं। जैसे कि सॉल्ट NaCl, जो कि एक आयोनिक कंपाउंड होता है, वो भी काफ़ी हार्ड रॉक के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो भी छोटे छोटे पार्ट्स में लेटर ब्रेक हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि आयोनिक कंपाउंड हार्ड होने के साथ साथ ब्रिटल भी होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स की दूसरी प्रॉपर्टी है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो NaCl होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 800 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 1465 डिग्री सेल्सियस। और इन कंपाउंड्स की तीसरी प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। तो ये कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन ये केरोसिन, पेट्रोल आदि में सॉल्युबल नहीं होते। और आयोनिक कंपाउंड्स की चौथी प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन फॉर्म में, लेकिन इस सॉलिड स्टेट में एज अ इंसुलेटर बिहेव करते हैं, यानी कि ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। इसके बाद हमें समझना है इस चैप्टर के अगले टॉपिक को, जो कि अकरेंस ऑफ मेटल, यानी कि मेटल्स की उत्पत्ति, मेटल कहाँ से अराइज होते हैं। तो ये एक वास्ट प्रोसेस होती है। इसको सही से समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना पड़ेगा, जिसमें कि पहला है मिनरल। तो ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट में, उन्हें मिनरल्स कहा जाता है। और ऐसे ही दूसरा टर्म है ओर्स। तो ये वो मिनरल्स होते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज होती है पर्टिकुलर मेटल की, और ये जो मेटल होता है वो अच्छे से कॉस्ट इफेक्टिवली एक्सट्रैक्ट किया जाता है इनके पर्टिकुलरली ओर से। इसके बाद तीसरा टर्म है गैंग। तो ओर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कंटामिनेटेड रहते हैं इम्प्योरिटीज से, जैसे कि सॉइल या सैंड से, उसे गैंग कहा जाता है। तो हम अपने आसपास जितने भी मेटल्स देखते हैं या जिन्हें हम यूज़ में लेते हैं, वो हमें डायरेक्टली ऐसे नहीं मिलते हैं। इनके भी कुछ प्रोसीड्यूर होते हैं। जैसे कि मेटल हमें मिनरल से ओर के फॉर्म में मिलता है, फिर हम इस ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स की प्रोसेस को देखना है। तो ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जिसमें कि पहला स्टेप है इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और तीसरा है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो अर्थ क्रस्ट से जो मिनरल या मेटल हमें मिलते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं होते, बल्कि वो हमें मिलते हैं ओर्स प्लस गैंग के फॉर्म में। तो स्टेप 1 में हम जो ओर्स होते हैं उनको इस लायक बनाते हैं कि उनमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, क्योंकि हमें मिनरल से जो ओर मिलती है उसमें उसके साथ साथ गैंग यानी कि इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती है, जिन्हें कि इस स्टेप में रिमूव किया जाता है। तो जब हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देते हैं ओर से, तो फिर हम पर्टिकुलर मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये सब स्टेप 2 में हमें देखने को मिलता है। और स्टेप 3 में जो मेटल हमें एक्सट्रैक्शन के बाद मिलता है उसकी रिफाइनिंग की जाती है यूज़ में लाने के लिए। तो अब हम इन तीनों स्टेप्स को और अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से, जो कि है इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर्स। मतलब कि ये जो है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें गैंग या इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है पर्टिकुलर ओर से। और इसको करने के कई प्रोसेस या टेक्निक्स होती हैं, जो कि है हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, केमिकल सेपरेशन या लीचिंग। तो अब हम एक एक करके इन चारों टेक्निक्स को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर्स की पहली मेथड को, जो कि है हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो इस प्रोसेस को ग्रेविटी सेपरेशन भी कहा जाता है। तो इस प्रोसेस में जो मिनरल हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है, जो कि बेसिकली मिक्सचर होता है ओर और गैंग का, उसे क्रश करते हैं और उसे वॉश करते हैं वाटर की स्ट्रीम से। यूजुअली ये जो ओर पार्टिकल्स होते हैं वो हैवी होते हैं और वो नीचे सेटल हो जाते हैं। वहीं पर जो गैंग पार्टिकल्स जो कि हल्के होते हैं वो वाटर स्ट्रीम के साथ वॉश अवे हो जाते हैं। और ऐसे ही जो ओर पार्टिकल्स होते हैं वो पीछे बच जाते हैं। इस प्रोसेस का यूज टिन, लीड और गोल्ड की रिफाइनिंग में किया जाता है। हम इस प्रोसेस को इस डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है स्लोप टेबल की। तो जो स्लोप टेबल होती है उसमें गड्ढे होते हैं, डक्स होते हैं, जिसमें कि ऊपर की ओर क्रश्ड ओर डाला जाता है और यहाँ से वाटर स्ट्रीम को छोड़ दिया जाता है। तो जैसे जैसे ओर यहाँ से आता है वैसे वैसे पानी का बहाव भी आता है। तो जब ये सब होता है तो जो हैवी ओर होता है वो इन गड्ढों में जमा हो जाता है और जो वेस्ट मटेरियल या गैंग होता है वो वाटर स्ट्रीम के साथ वॉश अवे हो जाता है। इसके बाद हम समझते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर्स की दूसरी मेथड को, जो कि है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये जो मेथड होती है वो मैग्नेटिक प्रिंसिपल्स पर काम करती है और ये मेथड जब अप्लाई होती है जब ओर्स एंड गैंग पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता हो, यानी कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता हो। तो मोस्टली केसेस में ये होता है कि जो ओर होता है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है और गैंग पार्टिकल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। तो अब हम समझते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन के प्रोसीजर को डायग्राम के थ्रू। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है मैग्नेटिक सेपरेशन की वर्किंग का डायग्राम। तो सबसे पहले इस प्रोसेस में यहाँ पर क्रश्ड ओर डाला जाता है,
तो ये जो क्रस्ट ओर है वो इस 2 व्हील टाइप स्ट्रक्चर पर आता है। तो यहाँ पर ये जो व्हील है इसमें मैग्नेट लगा हुआ होता है या फिर इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जब क्रस्ट ओर इस मैग्नेटिक व्हील पर आता है तो जो प्योर ओर के पार्टिकल्स जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं वो इस व्हील पर चिपक जाते हैं। वहीं पर जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे ही यहाँ से गिरकर पास ऑन हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस से हम मैग्नेटाइट ओर जो कि आयरन का ओर होता है, क्रोमाइट ओर जो कि क्रोमियम का ओर होता है, आदि ओर्स को गैंग से सेपरेट किया जा सकता है। इसके बाद है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स की तीसरी मेथड जो कि है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। तो ये मेथड हाइड्रोफोबिक मटेरियल को हाइड्रोफिलिक मटेरियल से सेपरेट करने के लिए यूज होती है। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते। वहीं पर हाइड्रोफिलिक मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जो कि वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस में जो ओर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। और जो गैंग या वेस्ट पार्टिकल होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि ये वाटर में डिजोल्व हो जाता है। तो इस प्रोसेस को भी हम डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। तो इस प्रोसेस में हम एक टम्बलर लेंगे जिसमें कि पाइनॉल और वाटर का मिक्सचर होगा प्रॉपर कंपोजिशन में। तो इसमें हम ओर और गैंग का जो मिक्सचर होता है उसे क्रश करके ऐड कर देंगे। तो जब हम उस मिक्सचर में क्रश किए हुए ओर को डालेंगे तो जो गैंग होता है वो हाइड्रोफिलिक होने के कारण वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। वहीं पर जो ओर है वो हाइड्रोफोबिक होने के कारण पाइनॉल के साथ सस्पेंड हो जाएगा, यानी कि चिपक जाएगा। इसके बाद ये जो पाइप है इससे प्रेशर्ड एयर इस सिस्टम में डाली जाती है, जिससे ये जो सिस्टम है वो तेजी से घूमने लगेगा। और ये जो पाइनॉल है इसके बबल्स बन जाएंगे, यानी कि झाग, जिसमें कि ओर होगा। और ये बबल्स एयर की प्रेशर की वजह से ऊपर आ जाएंगे और जो गैंग होगा वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ नीचे सेटल हो जाएगा। फिर हम जो है वो पाइनॉल से अपने ओर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम समझते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर्स की लास्ट टेक्निक को, जो कि है केमिकल रिफाइनिंग या लीचिंग। तो इस प्रोसेस में केमिकल्स का यूज किया जाता है ओर्स में से गैंग को सेपरेट करने के लिए। और इस प्रोसेस में जो ओर होता है वो सॉल्युबल होता है केमिकल में, और जो गैंग होता है वो इनसॉल्युबल होता है। और ये जो प्रोसेस है वो सिलेंड्रिकल बेसल में की जाती है, जिसमें कि प्रेशर काफ़ी हाई होता है। और इस प्रोसेस में जो ओर्स होते हैं उन्हें मेटल सॉल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो इन 4 मेथड में से हम बेसिकली ओर्स में से गैंग को अलग कर देते हैं। तो अब हम ओर में से गैंग या इम्प्योरिटीज को रिमूव कर चुके हैं। इसके बाद हमें देखना है कि जो ओर होता है उसमें से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन जिनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है या ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम लो रिएक्टिव मेटल्स में मेनली 4 मेटल्स को कंसीडर करते हैं, जिसमें कि सबसे नीचे होते हैं गोल्ड और सिल्वर। तो ये दोनों मेटल बिल्कुल ना के बराबर रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये हमें फ्री या नेटिव स्टेट में मिल जाते हैं। इन्हें हमें एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर जब हम रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं कॉपर और मरकरी। तो मरकरी और कॉपर हमें बेसिकली सल्फाइड से ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं नेचर में। तो ये मेटल्स भी बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनके जो ऑक्साइड से सल्फाइड्स होते हैं उन्हें हीटिंग से रिड्यूस्ड किया जाता है। और इन दोनों मेटल्स के ओर को बहुत ज़्यादा हीट नहीं किया जाता है, थोड़ी सी ही हीट से ये जो मेटल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मरकरी होता है वो सिनेवार ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है HgS, यानी कि मरकरी सल्फाइड। जब इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो ये मरकरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। जब हम इस HgO यानी कि मरकरी ऑक्साइड को भी हीट करते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन सेपरेट हो जाता है और मरकरी फॉर्म हो जाता है। और इसी तरह से कॉपर सल्फाइड ओर से भी कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जब कॉपर सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम कॉपर ऑक्साइड को आगे और हीट करते हैं कॉपर सल्फाइड की प्रेजेंस में तो हमें कॉपर मिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं उन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन जो कि रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में प्रेजेंट होते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में मेनली 3 मेटल्स होते हैं, जो कि जिंक, आयरन और लीड। तो ये जो मेटल्स होते हैं वो मेनली सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स के जो ओर होते हैं उनसे मेटल को डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसीलिए पहले ये जो ओर होता है इसे मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो मेटल सल्फाइड की जो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस है उसे कहते हैं रोस्टिंग। तो इस प्रोसेस में बेसिकली जो सल्फाइड ओर होती है उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काफ़ी स्ट्रांगली हीट करके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड को, जो कि जिंक और सल्फाइड का ओर होता है। तो जब जिंक सल्फाइड के ओर को हीट किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर तो ये सल्फाइड और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और जिंक ऑक्साइड बन जाता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो ये तो हुआ सल्फाइड ओर का कन्वर्जन मेटल ऑक्साइड में। इसके बाद अब हम देखते हैं कार्बोनेट्स ओर का कन्वर्जन मेटल ऑक्साइड में। तो कार्बोनेट्स ओर के मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसे कैल्सिनेशन कहा जाता है।
तो इस प्रोसेस में कार्बोनेट्स की ओर को स्ट्रांगली हीट किया जाता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में या फिर लिमिटेड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। फॉर एग्जांपल, जब जिंक कार्बोनेट को ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पर, तब जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाती है। तो हम जो है सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के ओर को रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की प्रोसेस से कन्वर्ट करते हैं। रोस्टिंग सल्फाइड्स की ओर को कन्वर्ट करता है और कैल्सिनेशन कार्बोनेट्स की ओर को। तो अब हमें ये देखना है कि इन ओर्स के मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद ये मेटल्स में कैसे रिड्यूस होती हैं। तो ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो रिडक्शन की प्रोसेस से मेटल में रिड्यूस होते हैं। तो रिडक्शन को हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम बिल्कुल इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन को समझेंगे। तो रिडक्शन होता है रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड, यानी कि किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसे रिडक्शन कहते हैं। तो ये जो मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन होती है इसमें कुछ रिड्यूसिंग एजेंट का यूज किया जाता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट बेस सब्सटेंस होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर मेनली 3 रिड्यूसिंग एजेंट का यूज किया जाता है, जो कि है कार्बन, जिसे कि कोक भी कहा जाता है, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, और हाइड्रोजन। तो इन तीनों की हेल्प से मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड की जब कार्बन से रिएक्शन कराई जाती है तो जिंक और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है और कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जो है वो मेटल में रिड्यूस हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं उन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर प्रेजेंट होते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर प्रेजेंट होते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ये जो सभी मेटल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस नहीं होते। इसीलिए ये जो टॉप ऑर्डर के मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से रिड्यूस होते हैं उनकी मोल्टन स्टेट से। मोल्टन स्टेट का मतलब होता है पिघली हुई स्टेट। तो इस प्रोसेस में जो ओर होता है उसे उसके सॉल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके पिघलाया जाता है। तो चलिए अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम देखते हैं सोडियम की एक्सट्रैक्शन सोडियम क्लोराइड से। तो हम सोडियम की एक्सट्रैक्शन को एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो इसके लिए हम NaCl को एक टम्बलर में मोल्टन स्टेट में ले लेंगे और उसमें एक बैटरी को डाल देंगे, जिसके एक एंड पर कैथोड होगा जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा और दूसरे एंड पर एनोड होगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो जब इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो जो NaCl होता है वो Na+ और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको याद रखना है कि ये जो सोडियम होता है वो कैथोड पर जाता है, वहीं पर जो क्लोरीन होती है वो एनोड पर जाती है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो सोडियम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए सोडियम कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर जाती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज के तीनों लो, मिडिल और हाई रिएक्टिव मेटल्स की एक्सट्रैक्शन को देखने के बाद अब हम समझते हैं स्टेप 3 को, जो कि है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो मेटल्स की रिफाइनिंग के लिए बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो इस प्रोसेस में एक टम्बलर लिया जाता है जिसमें कि 2 रॉड डाली जाती हैं, जिसमें कि एक होती है कैथोड की जो कि प्योर मेटल से मिलकर बनी होती है और दूसरी होती है एनोड की, यानी कि उस मेटल की जिससे हमें प्योर मेटल को रिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर देखते हैं कॉपर की रिफाइनिंग। तो इसके लिए हम एक टम्बलर लेंगे और इसके एक एंड पर कैथोड की रॉड डालेंगे जो कि प्योर कॉपर से मिलकर बनी होती है और ये काफ़ी पतली होती है जो कि नेगेटिवली चार्ज होती है। वहीं पर दूसरे साइड में एक और रॉड होती है जो कि एनोड की होती है और ये इम्प्योर मेटल से बनी होती है और ये रॉड प्योर मेटल की रॉड से हैवी यानी कि बड़ी होती है। और ये जो टम्बलर है जिसमें कि दोनों रॉड प्लेस की गई हैं, ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से भरा होता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जिस मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं हम उस टम्बलर को उसी मेटल के सल्फेट के सॉल्यूशन से भर देते हैं। तो जब ये सब सही से सेटअप हो जाएंगे तो यहाँ पर जो कैथोड और एनोड के बीच में जो स्विच प्रेजेंट होता है उसे ऑन कर दिया जाता है। तो जब ये स्विच ऑन हो जाता है तो इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है। तो जब इस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये जो एनोड पर कॉपर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है Cu2 पॉजिटिव में। तो इसकी जो बैलेंसी हो जाती है वो हो जाती है 2 पॉजिटिव। तो अब आप इस Cu2 पॉजिटिव को ध्यान से देखिए और सोचिए कि एनोड पर जो कॉपर है वो जब Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी मेटल पर पॉजिटिव चार्ज तभी आता है जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। तो यहाँ पर कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। तो यहाँ पर जो Cu2 पॉजिटिव रिलीज हुआ है वो रिलीज होने के बाद इस टम्बलर में आ जाएगा जिसमें कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा होता है और इसमें डिसॉल्व हो जाता है। और जो हमारा जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसमें पहले से ही जो कॉपर होता है वो कैथोड पर चिपकने लगता है। और जब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है तो एनोड पर से Cu2 पॉजिटिव लूज होने के कारण ये जो रॉड है वो पतली होती जाती है और कैथोड वाली रॉड है वो स्ट्रॉन्ग या हैवी होती जाती है। तो इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, तो सबसे पहले जब इस सॉल्यूशन के सिस्टम से करंट पास किया जाता है जिसमें कि एनोड पर जो इम्प्योर मेटल होता है वो इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाता है
और जब इम्प्योर मेटल इलेक्ट्रोलाइट में डिजोल्व हो जाता है तो उतना ही अमाउंट में प्योर मेटल कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है। और इस प्रोसेस में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो एनोड के नीचे सेटल हो जाती हैं, जिसे हम एनोड मड भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान हमें क्या रिएक्शन देखने को मिलती हैं। तो इस प्रोसेस में जो एनोड पर Cu है वो कन्वर्ट हो जाता है Cu2 पॉजिटिव में। तो हम इस रिएक्शन को लिख लेते हैं, Cu गिव्स Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। वहीं पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ से ट्रेवल करते हुए कैथोड में पहुँच जाते हैं और Cu2 पॉजिटिव के इलेक्ट्रोलाइट में डिजोल्व होने के बाद कैथोड पर ये रिएक्शन होती है जो कि Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। तो ये रिएक्शन हमें कॉपर मेटल की रिफाइनिंग में देखने को मिलती है। तो ये जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था। अगर आपका कंसेप्ट एक बार में क्लियर नहीं हुआ है तो आप दोबारा इसी टॉपिक पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं इस चैप्टर के अगले और आखिरी टॉपिक को, जो कि है कोरोजन। तो कोरोजन के बारे में हम चैप्टर फर्स्ट में पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसे कि हम एक बार फिर से समझते हैं। तो जब कोई मेटल मॉइस्ट एयर के कॉन्टैक्ट में आता है लंबे समय तक, तब वो कोरोड होने लगता है, यानी कि गलने लगता है, और इस प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, जैसे कि जब सिल्वर लंबे समय तक मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में रहती है तो वो ब्लैक होने लगती है। ऐसे ही जब कॉपर भी जब लंबे समय तक मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर भी ग्रीन कलर की कॉपर कार्बोनेट की लेयर फॉर्म हो जाती है। एग्जैक्टली इसी तरीके से जब आयरन भी लंबे समय तक मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में रहता है तो उस पर भी ब्राउन सब्सटेंस की लेयर बन जाती है और वो कोरोइड हो जाता है। तो आयरन के केस में जो कोरोजन होता है उसे रस्टिंग कहा जाता है। तो इन तीनों एग्जाम्पल से हमें एक बात पता चलती है कि जो कोरोजन होता है वो मॉइस्ट एयर या मॉइस्चर के कारण ही होता है। तो अब हम देखते हैं कि हम मेटल्स को कोरोजन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कोरोजन से हम मेटल को बेसिकली 4 मेथड से प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसमें कि पहली है पेंटिंग। तो इसमें जो मेटल होता है उसे पेंट किया जाता है जिससे वो डायरेक्टली मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। और दूसरी मेथड है ग्रीसिंग। इस मेथड में मेटल की आउटर सरफेस पर ग्रीस लगाया जाता है जिससे वो डायरेक्टली एयर, वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। इन दोनों मेथड्स का यूज मेनली आयरन को कोरोजन या रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगली मेथड है गैल्वेनाइजेशन। तो इस मेथड का यूज स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो इस मेथड में आयरन या स्टील के ऊपर जिंक की एक लेयर कोट की जाती है, यानी कि चढ़ाई जाती है, जो कि उसे कोरोजन से प्रिवेंट करती है। इसके बाद है कोरोजन से प्रिवेंशन की चौथी मेथड, जो कि है मेकिंग अलॉयज। तो अलॉयज होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स के या फिर मेटल और नॉन मेटल्स के। तो अलॉयज जो है वो बेसिकली कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं मेटल्स में। फॉर एग्जांपल स्टील, जो कि अलॉय होता है आयरन, निकल और क्रोमियम का। ब्रास, जो कि अलॉय होता है कॉपर और जिंक का। ब्रोंज, जो कि अलॉय होता है कॉपर और टिन का। तो मोस्टली जो सभी अलॉयज होते हैं वो मेटल्स को मोस्टली कोरोजन से प्रिवेंट करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।